देखो क्या है कि पिछले क्लास में हम दहन बता दिए थे कि दहन क्या होता है, ठीक है। दहन से रिलेटेड हम बता दिए थे। अब दहन जहाँ तक हम बता दिए थे दहन क्या होता है, ठीक है। यानी कहने का अर्थ है जो भी पदार्थ किसी भी पदार्थ को जब हम जलाते हैं, ऑक्सीजन देखो जलाते हैं तो वो क्या कहलाता है, जलने के पश्चात जो ज्वाला उत्पन्न होता है तो जलता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं। कोई भी पदार्थ को अगर हम जलाते हैं तो वही प्रक्रिया क्या कहलाता है। जैसे कागज़ को हम जला रहे हैं तो जलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, दहन कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लो कि हम पेट्रोल जला रहे हैं तो पेट्रोल कहाँ, जैसे गाड़ी चल रहा है तो गाड़ी चल रहा है तो उससे क्या है, ईंधन में हम लोग क्या पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्या होता है, पेट्रोल जलता है, जलने के बाद एनर्जी वो जो देता है वही एनर्जी से क्या होता है, गाड़ी चलती है। तो कहने का अर्थ है वो जो प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया से वो जलता है वही प्रक्रिया क्या कहलाता है, दहन कहलाता है। अब दहन की दो स्थिति उत्पन्न होती है। जब दहन होता है तो दो स्थिति उत्पन्न होती है। एक तो होता है कि जैसे हम कहते हैं कि आग तभी लगेगा जब क्या है, ऑक्सीजन उपस्थित होगा तभी आग लग सकता है, अन्यथा आग लग ही नहीं सकता। या तो वायु या ऑक्सीजन होनी चाहिए तभी आग लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। क्या निर्वात में आग लग सकती है, नहीं लग सकती है। तो ध्यान देना है कि यहाँ दो परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है। एक तो क्या है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन, एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन। क्या होती है, दो प्रक्रिया होती है। यानी कहने का अर्थ दहन की दो प्रक्रिया होती है। एक होती है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति देखो कहने का सिंपल सा अर्थ है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति मतलब क्या होता है। तो देखो अगर हम अनुपस्थिति की बात समझते हैं, अनुपस्थिति है ना, अनुपस्थिति क्या होता है, अनुपस्थिति बोलो या तो क्या प्रेजेंट नहीं है, यानी है ना, अनुपस्थित है। अनुपस्थित कहने का मतलब जैसे सिंपल सा देखो मान लो कि आज क्लास हो रहा है, जैसे सिंपल सा स्कूल गया, ठीक है, तो मंडे को स्कूल गया तो क्या हो गया, उपस्थित हो गया। अब ट्यूसडे को मानो स्कूल नहीं गया तो क्या हो गया, अनुपस्थित हो गया। तो कहने का अर्थ है वहाँ यानी अनुपस्थिति, यानी वहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होगा तब जो है दहन की प्रक्रिया। और दूसरा जो है ऑक्सीजन रहने के बाद, ऑक्सीजन रहने यानी ऑक्सीजन है तब दहन की प्रक्रिया हो रही है, तब वो प्रक्रिया क्या कहलाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन। और एक होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति समझ में आ गया क्या, कि यद्यपि दहन की क्रिया प्रायः वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। हम क्या बताए थे कि दहन की जो प्रक्रिया होती है जब तक वायु या ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होगा तब तक दहन की प्रक्रिया संभव नहीं है। क्या है, संभव नहीं है। लेकिन क्या बोल रहा है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी दहन हो संभव है, बोल रहा है। देखो एक तो बात बोल रहा है कि यद्यपि दहन की क्रिया प्रायः वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होता है। देखो पहला पॉइंट तो बोल रहा है कि जो है दहन की क्रिया जो है किस में होगा, वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, यानी वायु और ऑक्सीजन रहेगा तभी दहन की प्रक्रिया संभव हो सकती है, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी दहन क्या है, संभव है। ये किस परिस्थिति में, अब यहाँ पर बात आता है दूसरा पॉइंट, यहाँ समझो दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है। दूसरा पॉइंट यही बोल रहा है कि लेकिन है ना, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी दहन संभव है, यानी ऑक्सीजन नहीं भी रहेगा फिर भी जो है दहन होगा। तो ये किस परिस्थिति में होता है, सभी परिस्थिति में नहीं हो सकता है, यानी कुछ ही परिस्थितियां होती है जहाँ क्या बिना ऑक्सीजन के भी क्या होता है, बिना ऑक्सीजन के भी दहन होता है, ठीक है। तो जैसे अगर एग्जाम्पल में देखें कि जैसे मैग्नीशियम धातु नाइट्रोजन में जलकर मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाती है, इस प्रक्रिया में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। जब देखो मैग्नीशियम धातु है और नाइट्रोजन में जलकर, मैग्नीशियम धातु और नाइट्रोजन में जलकर, तो अब बताओ यहाँ पर सिंपल सी बात है कि यहाँ ऑक्सीजन है, नहीं है। मैग्नीशियम नाइट्रोजन में जल रहा है, क्या ऑक्सीजन है, नहीं है। लेकिन क्या वायु तो है, वायु है। तो कहने का अर्थ मैग्नीशियम धातु नाइट्रोजन में जलकर मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाती है, और जब मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाएगा उसके साथ क्या क्या देगा, ऊष्मा और प्रकाश भी उत्पन्न करता है। तो देखो मैग्नीशियम जब नाइट्रोजन के साथ क्या होता है, जलेगा, है ना, किसकी, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन नहीं रहने पर, तब क्या देगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड देगा। और इस प्रक्रिया में ऊष्मा और प्रकाश भी क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। समझ में आया।
तो समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीजन नहीं रहने के बाद भी क्या हो सकता है, दहन हो सकता है। लेकिन किस परिस्थिति में, वायु तो रहेगा ना। जैसे वायु अगर हम बात करें कि वायु मिश्रण क्या चीज़ का होता है, वायु अगर बात करें तो जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, है ना, आर्गन और अन्य, यानी बहुत सारे गैसों का मिश्रण होता है। तो अब बताओ, इसमें से मान लो कि ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, अन्य गैस नहीं है, नाइट्रोजन तो है, नाइट्रोजन भी क्या है, वायु है। तो मैग्नीशियम को किस में जला रहा है, वायु में जला रहा है। तो वायु में यानी क्या, नाइट्रोजन में जला रहा है। तो नाइट्रोजन क्या है, यानी मैग्नीशियम को जब नाइट्रोजन में जलाएंगे तो क्या चीज़ देगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड, और ऊष्मा और प्रकाश निकलेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ ये बात समझ में आ गया कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन कैसे होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल भी देखते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि एक जलती हुई मोमबत्ती लो, ठीक है, या तो ट्राई करके देखना, ठीक है। यही कहने का अर्थ है, मोमबत्ती को क्लोरीन गैस से भरे गैस के जार में ले जाने पर मोमबत्ती जलती रहती है। अब मोमबत्ती जला लिया, ठीक है, अब क्या करो, मोमबत्ती को क्या है, क्लोरीन गैस से भरा जार कहने का मतलब, मान लो कि कोई बर्तन है, उसमें क्लोरीन गैस रखा हुआ है। अब उसमें अगर मोमबत्ती जला हुआ मोमबत्ती अगर उसमें डाल दिया तो मोमबत्ती बुझेगा नहीं। लेकिन यही चीज़ क्या है कि यही चीज़ अगर मान लो कि मोमबत्ती जल रहा है, ठीक है, अब वहाँ से पूरा वायु हटा दो, यानी वायु हटा दो, वायु हटा दो यानी निर्वात कर दो, तो मोमबत्ती क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा, बुझ जाएगा, मोमबत्ती क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा, ठीक है। तो कहने का अर्थ देखो क्या है, जब एक जलती हुई मोमबत्ती को क्लोरीन गैस से भरे गैस के जार में ले जाने पर मोमबत्ती क्या होता है, जलती रहती है, क्या होता है, जलती रहता है, तथा काला धुआं निकलता है। मोमबत्ती जलते रहेगा लेकिन धुआं क्या हो जाएगा, एकदम ब्लैक हो जाएगा, जो धुआं निकलता है वो पूरा ब्लैक हो जाएगा, पूरा काला हो जाएगा। इसमें मोमबत्ती की दहन क्लोरीन की उपस्थिति में हो रहा है। अब बताओ, इसमें मोमबत्ती जो जल रहा है क्या किसकी उपस्थिति में जल रहा है, ऑक्सीजन है, यहाँ तो ऑक्सीजन है नहीं, क्या है, क्लोरीन गैस है। तो ये इसमें किसकी उपस्थिति में जल रहा है, तो क्लोरीन की उपस्थिति में। तो अब तो समझ में आ गया होगा कि अभी भी समझ में नहीं आया, है ना। तो कहने का अर्थ है, सिंपल सी बात है, और दहन की जो प्रोसेस है, दो प्रोसेस हो सकता है, एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी हो सकता है, एक अनुपस्थिति में। तो अभी हम समझ रहे हैं क्या, अनुपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब कैसे जलेगा। तो एक तो पहला प्रोसेस हम क्या देखे थे, यानी मैग्नीशियम किस में हम जला रहे थे, मैग्नीशियम नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में जला रहे थे। जबकि अगर मोमबत्ती जला हुआ मोमबत्ती को हम जो किस में ले जा रहे हैं, क्लोरीन गैस में, तो क्या बुझ जा रहा है, नहीं बुझ रहा है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है क्या, कि जब जलती हुई मोमबत्ती को क्लोरीन गैस में ले जाया जाता है तो क्या मोमबत्ती बुझ जाती है, जलती रहती है, या काला धुआं निकलता है, काला धुआं नहीं निकलता है। अगला दे देगा नन ऑफ दीज या बोथ ऑफ दीज। तो कहने का अर्थ है ये बात ध्यान में रखना है। तो किस में, या तो दे देगा एक जलती हुई मोमबत्ती को जो है कौन सी गैस में ले जाने पर जो है मोमबत्ती जलती हुई रहती है। तो अब तुमको दे देगा, जैसे हाइड्रोजन दे देगा, नाइट्रोजन दे देगा, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा, और चौथा दे देगा क्लोरीन। तो कौन सा गैस होगा, क्लोरीन होगा, ठीक है। तो कहने का अर्थ है ऑब्जेक्टिव कहीं से बन सकता है, ठीक है। तो जब तक तुमको देखो बेसिक अगर पता नहीं है, ना तो ऑब्जेक्टिव बना सकता है ना ही सब्जेक्टिव बना सकता है, ठीक है। तो कहने का अर्थ है जब तक बेसिक मजबूत नहीं होगा तब तक कोई लाभ नहीं होगा। अब जैसे यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं मोमबत्ती, ठीक है, तो 9th अगर जो पढ़ा होगा तो 9th में भी मोमबत्ती से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, 8 में भी है, ठीक है। तो कहने का अर्थ है जब तक अगर 8, 9 बढ़िया से नहीं पढ़ा तो 10 पढ़ने में उसको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। अगर जो थोड़ा भी समझा है, पीछे साइंस पढ़ा है 8, 9 में, तो उसको दिक्कत कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर समझना है कि क्लोरीन गैस में ले जाने पर क्या होता है, तो उसको कोई दिक्कत यानी जलते हुए रहता है। तो देखो पेटाकोशन यानी मोमबत्ती का अगर फॉर्मूला की बात करें C25H52 होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पेटाकोशन बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्लोरीन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या कार्बन और हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है, बाहर निकलता है, ठीक है। तो अब देखो जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायक नहीं होता है, ये भी पहले बताए थे। देखो अगर मान लीजिए कोई भी पदार्थ है, अगर हम मान लो कि यही चीज़, अगर हम मान लो कि यहाँ पर हम जैसे मोमबत्ती जला रहे हैं, ठीक है, ये मोमबत्ती जल रहा है, ठीक है, मोमबत्ती जल रहा है। अब यहाँ पर हम CO2 दे देंगे,
तो क्या CO2 अगर यहाँ CO2 में मोमबत्ती ले जाएंगे तो मोमबत्ती जलते रहेगा, मोमबत्ती क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा, मोमबत्ती क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। रीजन क्या है कि ये क्या है, दहन का अपोषक तत्व है। क्या है, अपोषक, यानी यह दहन के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ये बात ध्यान में रखना है। तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो समझ में आ गया कि जो पदार्थ दहन की क्रिया में भाग नहीं ले सकता या सहायक नहीं हो उसे क्या कहते हैं, दहन का अपोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है दिक्कत तो चलते हैं आगे। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या है। दहन के लिए आवश्यक शर्तें, दहन के लिए क्या आवश्यक है। ठीक है, तो दहन के लिए आवश्यक शर्तें की अगर बात करें कि दहन के लिए है ना, तो दहन के लिए आवश्यक शर्तें हैं। ठीक है, तो दहन के लिए आवश्यक शर्तें की अगर बात करें तो दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित 3 शर्तें होती है। यानी दहन, अगर कोई भी चीज़ का दहन हो रहा है तो दहन के लिए मुख्यतः कितनी चीज़ होनी चाहिए, 3 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो क्या है, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, जो जलेगा। दहन मतलब क्या, जलना, जो जलेगा तो ज्वलनशील पदार्थ चाहिए। दूसरा क्या है, दहन के लिए पोषक पदार्थ, यानी कौन सा पदार्थ जो है जल सकता है उसकी उपस्थिति। तीसरा है ज्वलन ताप की प्राप्ति। ये तीनों पॉइंट ध्यान में रखना है। तो पहला है दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दूसरा है दहन पोषक पदार्थ की उपस्थिति, तीसरा है ज्वलन ताप की प्राप्ति। ठीक है, तो अब अगर हम देखते हैं दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, तो दहनशील पदार्थ की उपस्थिति तो हम दैनिक जीवन में बहुत सारा चीज़ का अनुभव करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लिया जाए हम लोग क्या करते हैं, कागज़ जलाते हैं या पेट्रोल जलाते हैं, पुआल हो गया, केरोसिन। पुआल किसको कहता है, जिसमें देखो हम लोग में यहाँ क्या बोलता है, जो धान का जो क्या होता है उसको नेवारी भी बोलते हैं। यानी हम लोग बिहार भाषा में बोलते हैं ना, हम लोग का क्षेत्रीय भाषा उसको क्या बोलते हैं, नेवारी बोलते हैं। ठीक है, तो कहने का अर्थ है या तो उसको पुआल बोलते हैं। ठीक है, पुआल जलाते हैं, केरोसिन हो गया, स्प्रिट हो गया, ये सब क्या है, आदि जलाने से भी आसानी से जल उठता है। ये सब क्या है, आसानी से जल जाता है। तो ये क्या है, क्योंकि ये क्या है, दहनशील पदार्थ है, क्योंकि ये दहनशील पदार्थ है। अगर मान लिया जाए दहनशील पदार्थ नहीं हो, अगर मान लो इसी की जगह पर हम ले लेते हैं ईंट, तो क्या ईंट को जला देगा, क्या बालू जलेगा नहीं। क्या पत्थर जलेगा, पत्थर को अगर जलाना चाहेगा तो पत्थर जलेगा नहीं जलेगा। अगर वही इसी जगह पर हम क्या करते हैं, लकड़ी ले लेते हैं, तो लकड़ी को हम जला सकते हैं ना, लकड़ी जलेगा। कोयला जलेगा, कोयला भी जलेगा। क्या इसके जगह पर अगर हम ले लें लोहा, तो लोहा जलेगा, लोहा नहीं जलेगा। तो कहने का अर्थ है ये क्या है, तो लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, स्प्रिट, कागज, पुआल, केरोसिन, ये सब क्या है, दहनशील पदार्थ है। जबकि पत्थर, बालू, ईंट, लोहा है ना, ये सब क्या है, अदहनशील पदार्थ है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जब यहाँ तक दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट अगर देखें तो दूसरा पॉइंट क्या है, दहन के पोषक पदार्थ। अब पोषक पदार्थ में क्या है, तो देखो दहन के पोषक पदार्थ क्या है, तो दहन के पोषक पदार्थ हवा और ऑक्सीजन की उपस्थिति क्या है, उपस्थिति जरूरी है। जरूर लिखा गया, जरूरी है। क्या है, जरूरी है। यानी दहन के पोषक पदार्थ के लिए क्या चीज़ जरूरी है, हवा और ऑक्सीजन। जब तक हवा और ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब तक क्या कोई भी पदार्थ जलेगा, नहीं जलेगा। ठीक है, तो दहन के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, तो हवा और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। दहन की क्रिया के लिए हवा आवश्यक है। हवा क्या है, आवश्यक है। और यही हवा को हम क्या कहते हैं, वायु कहते हैं। और यही वायु में कौन सा गैस होता है, तो ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और आर्गन होता है ना, और अन्य गैस होते हैं। मुख्य रूप से यही होता है। नाइट्रोजन कितना होता है, 78% होता है। ऑक्सीजन कितना होता है, 21% होता है लगभग। कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 0.03% होता है। आर्गन कितना होता है, 0.09% होता है। ठीक है, तो ये हो गया अन्य गैस, जो बाकी बचा अन्य गैस होती है। क्या इसमें हाइड्रोजन होता नहीं। अगर मान लिया जाए यही हवा की बात करें, क्या कार्बन डाइऑक्साइड अगर रख देंगे तो क्या वो दहन के लिए आवश्यक है,
तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ के बाकी अगर क्लोरीन भी रहेगा, हाइड्रोजन भी रहेगा तो वो दहन कर सकता है, ठीक है। लेकिन क्या कार्बन डाइऑक्साइड ले जाएंगे तो दहन होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, अपोषक तत्व है, यानी इससे दहन नहीं हो सकता है, ठीक है, इससे दहन नहीं हो सकता है। समझ में आ गया। अब तीसरा पॉइंट आता है ज्वलन ताप की। अब देखो यहाँ तक समझ में आया तो बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आया है ना, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ जल्दी जल्दी अगर करेगा ना तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आराम आराम से समझाते जाएं, ठीक है। बाकी तो पीडीएफ बना हुआ है, ठीक है, लिखना बाकी इसको कॉपी में करना तुम्हारा काम है, ठीक है। तो देखो कहने का अर्थ है कि हर एक चीज़, और रही बात पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, तो इसके डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वहाँ से जो है पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये बात होगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तीसरा नंबर ज्वलन ताप की प्राप्ति, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक अगर दिक्कत है तो बताओ, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करें ज्वलन ताप की प्राप्ति, तो देखो जिस न्यूनतम तापमान पर, अब देखो यहाँ न्यूनतम में मौज छूट गया है, ठीक है, तो इसको सुधार लेना है, ठीक है, यानी कि गलत ही लिख लेना है ना, लिख देते हैं ऊपर। न्यूनतम, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उस ताप को पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। देखो कोई भी, यानी जो, अगर सिंपल सी बात, ज्वलन ताप क्या होता है, तो देखो जिस टेम्परेचर पर, मान लो कि 22 डिग्री सेल्सियस पर कोई भी पदार्थ जलना स्टार्ट हो गया, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ज्वलन ताप। जैसे मान लो लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, लकड़ी का तापमान अलग होता है, कोयला का अलग होता है, कागज़ क्या तुरंत जल जाता है, यानी उसको कम टेम्परेचर की आवश्यकता है। अगर पेट्रोल की बात करें तो दूरी से जल जाता है। तो कहने का अर्थ ये सब क्या है, बहुत सारा चीज़ है क्या, निम्न ताप पर भी क्या होता है, जलने लगता है। बहुत है क्या, उसको ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है तब जलता है। तो कहने का अर्थ जिस ताप पर कोई भी वस्तु जलना प्रारंभ कर देता है उसी ताप को हम लोग क्या कहते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं, यानी ज्वलन ताप प्राप्ति हो गया। यानी अगर मान लो कि लकड़ी, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे लकड़ी मान लो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड जाएगा तो जलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मान लिया जाए हम लकड़ी को जला रहे हैं, ठीक है, तब जब जलाना स्टार्ट किए, हम मान लो कि 5 डिग्री पर है, क्या लकड़ी जल जाएगा? नहीं जलेगा। 10 डिग्री ले गए क्या जल जाएगा? नहीं जलेगा। 15 डिग्री ले गए क्या जल जाएगा? नहीं जलेगा। अगर 20 डिग्री ले गए क्या जलेगा? नहीं जलेगा। अगर 24 भी लेके चल जाएंगे तब भी नहीं जलेगा। 24.9 भी लेके चल जाएंगे ना तो नहीं जलेगा। लेकिन जैसे ही 25 डिग्री सेल्सियस जाएगा तो ये जैसे ही 25 डिग्री पर पहुंचेगा तो लकड़ी क्या हो जाएगा, जलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का अर्थ है इसका जो ये 25 डिग्री सेल्सियस है ना, तो इसी को हम लोग कहते हैं ज्वलन ताप कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वलन ताप। यानी इतना डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा तो लकड़ी जलना प्रारंभ कर देगा, ठीक है। तो आप बताओ ज्वलन ताप में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम अगला पॉइंट की बात करते हैं तो अगला पॉइंट है प्रकाशहीन या अप्रदीप्त ज्वाला। प्रकाशहीन कहने का मतलब कोई भी, देखो बहुत, जैसे हम जलाते हैं, देखो कोई भी वस्तु हम जला रहे हैं तो जलता है ना, तो 2 प्रकार से जलता है। जैसे अगर मान लो कि अगर हम पुआल जला रहे हैं तो थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लो कि लकड़ी जलाएंगे तो उसमें से हीट तो निकलता है, साथ ही साथ ऊष्मा भी निकलता है, यानी प्रकाश भी निकलता है। ऊष्मा के साथ साथ प्रकाश भी निकलता है। लेकिन जैसे अगर मान लो कि कोयला हम जला रहे हैं तो कोयला से क्या निकलता है? हीट निकलता है। क्या प्रकाश निकलता है? नहीं निकलता है। तो कहने का अर्थ जिससे प्रकाश निकल रहा है ना उसको प्रकाशमान कहते हैं, और जिससे प्रकाश नहीं निकल रहा उसको क्या कहते हैं? प्रकाशहीन कहते हैं। यानी उसमें प्रकाश नहीं है। तो जिसमें प्रकाश नहीं है तो उसको प्रकाशहीन कहेंगे, और जिसमें प्रकाश रहेगा उसको क्या कहेंगे? प्रकाशमान कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं? तो अब समझ में आया प्रदीप्त और अप्रदीप्त क्या होता है। ये पीछे भी फिजिक्स में भी पढ़ाए थे, ठीक है। तो फिजिक्स में भी पहला चैप्टर में ही शायद पढ़ाए थे, ठीक है। तो फिजिक्स भी प्रदीप्त क्या होता है, अप्रदीप्त क्या होता है, इसके बारे में बता चुके हैं। तो अब यहाँ पर समझना है कि प्रकाशहीन। अब यहाँ तो हम समझ गए, पहला पॉइंट क्या समझ गए कि प्रकाशहीन क्या है और प्रकाशमान क्या है। तो क्या प्रकाशहीन और प्रकाशमान से ही हमको समझ में आ गया? नहीं ना। अब ज्वाला क्या है?
तो प्रकाशहीन ज्वाला क्या है? तो प्रकाशहीन, जैसे मान लो कोई भी वस्तु जला रहे हैं, तो कोई भी वस्तु जलाने के बाद, ठीक है, तो कोई भी वस्तु जलाने के बाद क्या है, उसमें से ऊष्मा निकल रहा है लेकिन प्रकाश नहीं निकल रहा, ऊष्मा निकल रहा है लेकिन प्रकाश नहीं निकल रहा है, तो उसको हम कहते हैं प्रकाशहीन ज्वाला। अगर इसको हम साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, साइंस, क्योंकि देखो हमको क्या है, हम अपने मन से तो कुछ भी बना सकते हैं, समझने के लिए कुछ भी समझ सकते हैं, लेकिन अगर मान लिया जाए एग्जाम में आ जाएगा, तो एग्जाम में क्या हम साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से ने देखो, अपना भाषा हम सब जगह यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी की भाषा हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस की भाषा पढ़ेंगे, अगर मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ की भाषा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यानी कहने का अर्थ हम भाषा करते हैं, कहते हैं हिंदी में लिख रहे हैं, अपने मन से लिख रहे हैं, तो अपने मन से लिखेगा तो अपने मन से लिखने से नंबर थोड़ी देता है। ध्यान रखना है कि अपने भाषा में तो लिखना है, लेकिन क्या उसमें साइंस इंक्लूडेड होना चाहिए। अब मान लिया जाए हम लिख दिए कि अगर एग्जाम में आ गया कि प्रकाशहीन ज्वाला क्या है, तो हम लिख दिए कि जो हम मान लो कि जैसे सिंपल सा हम एग्जाम्पल समझाते हैं कि कोई भी वस्तु जलाने पर, लिख दिए कोई भी वस्तु जलाने पर अगर उसमें से ऊष्मा निकलती है, प्रकाश नहीं निकलता, तो उसको प्रकाशहीन ज्वाला कहते हैं। तो ये बात भी सही है, लेकिन क्या इसमें सूटेबल लग रहा है कि इसमें कोई भी थ्योरेटिकल पॉइंट दिख रहा है कि साइंस का कोई भी बात है? कोई भी बात नहीं। ये समझने के लिए सही है, ठीक है, समझ जाएगा। लेकिन इसमें अगर यही चीज़ हम ऐड कर देते हैं कि जैसे देखो कि ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति, ऑक्सीजन की पर्याप्त, अब देखो पर्याप्त यानी जहाँ ऑक्सीजन का सप्लाई बहुत ही ज़्यादा हो, यानी कहने का अर्थ है जहाँ ऑक्सीजन पूरी तरह से मिल रहा हो। जब पूरी तरह से मिल रहा है तो ईंधन क्या हो जाएगा, पूरी तरह से जलेगा। अब देखो, अब यहाँ पर पूर्ण दहन क्या होता है, अपूर्ण दहन क्या होता है? जहाँ ऑक्सीजन पूरी मात्रा में मिलेगा ना, वहाँ कोई भी ईंधन का दहन क्या हो जाएगा, पूर्ण होगा, यानी पूरी तरह से ईंधन जल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की आपूर्ति क्या हो रहा है, पूरी तरह से हो रहा है, इसलिए ईंधन का दहन क्या हो रहा है, पूर्ण होता है। इससे निर्मित ज्वाला का रंग कैसा होता है, नीला होता है। अब देखो जहाँ पर भी ऑक्सीजन पूरी तरह से मिलेगा और उससे जो जलेगा, ईंधन जलेगा, तो उसका जो ज्वाला लपटें होगी, लपटें जो होती है आग की लपटें, उसी को क्या कहते हैं, ज्वाला कहते हैं। तो वो जो लपटें होगी उसका कलर कैसा होगा, नीला होगा, किंतु प्रकाश बहुत ही कम होता है, किंतु प्रकाश बहुत ही क्या होती है, कम होती है। अब देखो लाइन कट गई, ठीक है। तो कहने का अर्थ है, अब हम क्या कहें, लाइन कट गई, अब क्या करें, देखते हैं दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। दिख रहे होंगे, थोड़ा कष्ट करो, नहीं दिखेंगे हमको, हम दिखे या ना दिखे क्या दिक्कत है, समझ लो, ठीक है। तो वही बात है, कल भी बताए थे कि लाइन का इतना प्रॉब्लम है कि मत पूछो, ठीक है। तो कहने का अर्थ यही है, दिक्कत, ठीक है। इसीलिए क्या है कि रेगुलर नहीं हो पाता, लाइन रहता है तो ठीक है, नहीं रहता है तो ठीक है ना। तो देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या है कि अगर हम बात करें प्रकाशहीन ज्वाला, तो प्रकाशहीन ज्वाला की बात कर रहे थे, तो देखो ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होने पर इसमें ईंधन का पूर्ण दहन होता है। जब ऑक्सीजन पूरी तरह से मिलेगा ना, तो कोई भी ईंधन होगा तो उसका दहन पूर्ण रूप से होगा, यानी पूर्ण रूपेण दहन होगा, ठीक है। अगर पूर्ण रूपेण दहन होगा तो इससे जो निर्मित ज्वाला होगा ना, इसकी जो लपटें होगी कैसा होगा, नीला होगा, किंतु प्रकाश बहुत ही कम होता है। अब देखो कलर अगर नीला, अगर लाल प्रकाश निकलता है तो उसका प्रकाशमान क्या होता है, ज़्यादा होता है। या तो पीला निकलता है तो वो क्या होता है, प्रकाशमान होता है। पीला होता है तो क्या होता है, प्रकाशमान होता है। लाल होता है तो प्रकाशमान होता है। जैसे सूर्य की किरणें क्या लाल है, कितना लाइट है ना। अगर पीला भी होता है, मोमबत्ती का ज्वाला क्या होता है, बाहरी क्षेत्र का ज्वाला क्या होता है, पीला होता है। तो इसके कारण क्या होता है, अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो हम किंतु प्रकाश बहुत ही कम होता है। रीजन क्या है कि जब पूर्ण दहन हो जाता है ना, तो उसका कलर जो लपटें होती है कैसी होती है, नीली हो जाती है। अब जब नीली हो जाती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशहीन ज्वाला कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाशहीन ज्वाला। तो प्रकाशहीन ज्वाला समझ में आया, बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो अगला पॉइंट है प्रकाशमान ज्वाला। अब प्रकाशमान ज्वाला क्या है, तो देखो प्रकाशमान ज्वाला की अगर बात करें कि ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति होने पर, देखो अभी हम क्या देख रहे थे, ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति। अब यहाँ देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति, यानी ऑक्सीजन अगर पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है। तो जब ऑक्सीजन पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा तो क्या दहन पूरी तरह से होगा, नहीं होगा। दहन क्या होगा, पूरी तरह से नहीं हो पाता है। और नहीं हो पाने के कारण इसमें क्या होता है, उत्पन्न ज्वाला का रंग कैसा होता है, पीला होता है। जब पूरी तरह से दहन नहीं होगा तो इस
पर जो है इसका जो है जो प्रकाशमान होगा, इसका जो लपटें होगी, इसका जो ज्वाला होगी कैसी होगी, पीली होगी। कैसी होगी, पीली होगी। अब जब पीली होगी तो ये क्या होगा, प्रकाशमान होगा, यानी इससे क्या हो जाएगा, प्रकाश निकलेगा, लाइट निकलेगा। अब लाइट निकलेगा तो इसीलिए इसी कारण हम इसको क्या कहते हैं, प्रकाशमान ज्वाला कहते हैं। क्योंकि ईंधन के अपूर्ण दहन से इसके वाष्प में बिना जले कार्बन के कण मिश्रित हो जाते हैं। क्योंकि जब ईंधन पूरी तरह से नहीं जल पाता है तो नहीं जलने के कारण इसके जो वाष्प में क्या होता है, कार्बन मिल जाता है, और कार्बन मिलने के बाद यह तप्त होकर चमकने लगता है। जैसे ही कार्बन मिलेगा लपटे में, क्योंकि पूरी तरह से दहन तो हो नहीं रहा, जैसे ही कार्बन मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, चमकने लगेगा, और इस ज्वाला में पीले रंग का प्रकाश निकलता है। कैसे निकलता है, पीले रंग का प्रकाश निकलता है, और इसीलिए इस ज्वाला को क्या कहते हैं, प्रकाशमान ज्वाला कहते हैं। अब प्रकाशमान ज्वाला जब पीला होगा तो देखो पीला होगा, देखो पीला और कैसा होगा, प्रकाशमान होगा, पीला और प्रकाशमान होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इसका ज्वाला कैसा होगा, पीला होगा और साथ ही साथ प्रकाशमान होगा। प्रकाशमान समझ में आ गया। प्रकाशमान क्या होता है और प्रकाशहीन क्या होता है। अब बताओ, यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो जैसे अभी हम क्या क्या पढ़ा दिए। तो पहला क्या है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन पिछले क्लास में पढ़ा दिए थे। ठीक है, इसलिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में पढ़ा चुके थे, इसलिए हम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हम यहाँ पढ़ा दिए। ठीक है, नेक्स्ट पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट इसी का उदाहरण देख रहे थे। तीसरा पॉइंट हम क्या देखे थे, दहन के लिए आवश्यक शर्तें। तो दहन के लिए आवश्यक कितने शर्त हैं, 3 शर्त है। पहला क्या था, दहन पदार्थ की आवश्यक दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दूसरा दहन के लिए पोषक पदार्थ की उपस्थिति, और तीसरा ज्वलन ताप की प्राप्ति। अब इस तीनों को हम देख लिए थे। पहला पॉइंट दहनशील पदार्थ की उपस्थिति देख लिए थे। ठीक है, दूसरा हम क्या देख लिए हैं, तो दूसरा हम क्या देख लिए थे, दहन के पोषक पदार्थ देख लिए थे। तीसरा अगर बात करें तो ज्वलन ताप की प्राप्ति देख लिए। ठीक है, अगर अगला पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट हम क्या देख लिए, प्रकाशहीन ज्वाला देख लिए, और अगला क्या देख लिए, प्रकाशमान ज्वाला। तो बताओ यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो बताओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक अगर दिक्कत नहीं है तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, देखो समय तो लगेगा, अगर समझना है तो समय लगेगा। ठीक है, अब क्या है कि अगर हम कोशिश करते हैं कि 20 या 25 मिनट का वीडियो, तो उसमें नहीं हो पाता है। उसमें क्या होता है, जल्दी 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 जल्दी। ठीक है, तो जल्दी जल्दी करने से क्या फ़ायदा है, हमको 1 घंटा समय दो, प्रत्येक दिन 1 घंटा। ठीक है, प्रत्येक दिन अगर 1 घंटा समय देगा तो साइंस में इतना तो हम कह सकते हैं, साइंस में जो है नहीं कुछ तो 80% प्लस नंबर आएगा, लेके आएगा, जितना हम पढ़ा देंगे उससे। ठीक है, बाकी रही बात इससे ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जैसे फिजिक्स में नॉमेरिकल आता है, ठीक है, तो उसको भी करवाएंगे। ठीक है, तो लेकिन क्या है, तुमको क्या है कि, और देखो नंबर छोड़ो, नंबर नहीं, सीखना है तभी पढ़ो, नहीं सीखना है तो मत पढ़ो। ठीक है, ये क्लास सीखने के लिए है। अगर सीखना चाहता है तो पढ़ सकता है, अगर नहीं सीखना चाहता, एग्जाम में पास करना चाहता है तो यूट्यूब पर बहुत सारा क्लास है जो तुमको जो है नंबर दिलवा देगा। ठीक है, इस सीखने के, अगर सीखना है ठीक है तो पढ़ो, नहीं सीखना है तो कहीं और देख लो। ठीक है, मेरा इतना ही कहने का तात्पर्य है, क्योंकि हम यानी आते हैं, फोकट का भाषण अब रोज नहीं कर सकते हैं, तो कहने का अर्थ है मेरे पास भी समय का अभाव रहता है। लाइन आ गई। ठीक है, तो कहने का अर्थ समय का अभाव रहता है, फिर भी समय निकालते हुए पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कुछ दिन दिक्कत है, बाकी तो फिर देखेंगे। ठीक है ना, फिर सारा सिस्टम ले लेंगे। अभी तो सिस्टम नहीं लिए हैं, रीज़न है कि बताइए कि यहाँ से हमको निकलना है जितना जल्दी हो सके। ठीक है, तो देखो अगला पॉइंट हम समझते हैं, मोमबत्ती का ज्वाला। अब देखो मोमबत्ती का ज्वाला क्या है, अब वहाँ तक तो हम देख लिए थे। उधर अगर दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, तो उधर अगर दिक्कत नहीं है तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या है अगला पॉइंट है मोमबत्ती का ज्वाला। तो मोमबत्ती का ज्वाला की अगर बात करें, यहाँ लिखा है मोमबत्ती, तो ये होगा मोमबत्ती। ठीक है, तो मोमबत्ती एक क्या है, ज्वलनशील पदार्थ है।
अब ज्वलनशील पदार्थ क्या है, पिछले क्लास में बताए थे। ज्वलनशील पदार्थ क्या है कि यानी वैसे पदार्थ जिसको हम आसानी से जला सकते हैं, वैसे पदार्थ जिसको हम आसानी से जला सकते हैं, ये जल जाएगा, वैसे पदार्थ जो आसानी से जल जाए उसको क्या कहते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। तो ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। तो ज्वलनशील अगर पदार्थ की बात करते हैं, ठीक है, तो मोमबत्ती एक ज्वलनशील पदार्थ है, ठीक है। यह किसकी बनी होती है, तो मोम की बनी होती है। मोमबत्ती किसका बना होता है, मोम का बना होता है। अगर हम बात करें मोमबत्ती किसका मिश्रण है, तो ये ठोस हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, यानी ठोस हाइड्रोकार्बन। तो देखो हम पहला पॉइंट क्या देखें कि मोमबत्ती एक क्या है, ज्वलनशील पदार्थ है। दूसरा पॉइंट क्या देखें, जो क्या है, मोम की बनी होती है। अब ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है मोमबत्ती किसकी बनी होती है, तो मोम की बनी हो सकती है। अगला पॉइंट है कि यह ठोस हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, यानी मोमबत्ती किसका मिश्रण होता है, तो ठोस हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ तक तो हम 3 पॉइंट देख लिए, क्या कि पहला देखे हैं कि मोमबत्ती एक ज्वलनशील पदार्थ है। दूसरा क्या देखें, जो मोम की बनी होती है, किसकी बनी होती है, मोम की बनी होती है। तीसरा हम क्या देख लिए, यह ठोस हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है, यानी ये किसका मिश्रण है, ठोस हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। चौथा पॉइंट क्या देख रहे हैं कि देखो चौथा पॉइंट अब क्या है कि मोमबत्ती को जलाने पर मोम पिघलकर बत्ती में ऊपर चढ़ता है। अब देखो हम यही पॉइंट को हम आगे समझते हैं, ठीक है। तथा वाष्प में परिवर्तित होता है और यही वाष्प वायु या ऑक्सीजन में जलकर ज्वाला उत्पन्न करता है, जिसे मोमबत्ती की ज्वाला कहते हैं। अब देखो अभी हम देखे थे कि मोमबत्ती को जब हम जलाते हैं तो ये मोम की बनी हुई मोमबत्ती है, ये मोमबत्ती है, ये क्या है, मोमबत्ती है। अब मोमबत्ती है, जब हम मोमबत्ती जलाएं तो ये मोम क्या हो, पिघलने लगता है। अब पिघलने के साथ साथ जो है ये वाष्प के रूप में जो है बत्ती में ऊपर चढ़ने लगता है, वाष्प के रूप में। यही जो है लिक्विड क्या है, पहले तो पिघलता है, देखो ठोस है, ठोस से क्या होता है, द्रव होता है, द्रव से क्या है, गैस बनता है, गैस बनने के बाद यानी वाष्प क्या है, एक तरह का गैस है। तो कहने का अर्थ गैस के रूप में परिवर्तित होने के बाद जलता है, तो वही क्या कहलाता है। देखो तो ये ना है कि मोमबत्ती को जलाने पर मोम पिघलता है। देखो मोम क्या है, मोम अगर बात करें तो मोम क्या है, ठोस है। मोम क्या है, ठोस है। फिर मोम जब पिघलेगा, पिघल गया, तो पिघल गया तो क्या बन गया, द्रव बन गया। पिघल कर बत्ती में ऊपर चढ़ता है। अभी जस्ट बताएं पिघल कर बत्ती में क्या है, जैसे ये मोमबत्ती है, ठीक है, ये मोमबत्ती है, ये बत्ती है, मान लो कि ये जल रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, इसको नीचे बनाते हैं मोमबत्ती को, है ना। ये मोमबत्ती बना दी है, ठीक है, ठीक है। ये मोमबत्ती जल रहा है, ये मोमबत्ती जल रहा है। तो देखो मोमबत्ती जब जलाएंगे तो ये ठोस रूप में है, ये पिघल रहा है, पिघल के कुछ नीचे भी गिरेगा, कुछ नीचे भी गिरेगा, और कुछ क्या होगा, ये बत्ती के सहारे ऊपर जाएगा। तो देखो मोमबत्ती के जलाने पर मोम पिघलकर बत्ती में ऊपर चढ़ता है, पिघल कर कहाँ चलता है, बत्ती में ऊपर चढ़ता है, तथा वाष्प में परिवर्तित होता है। अब बत्ती में जैसे ही ऊपर चढ़ता है ये फिर क्या होता है, वाष्प में परिवर्तित है, और यही वाष्प रूप क्या होता है, गैस होता है, ठीक है, वाष्प रूप में परिवर्तित होता है। और यही वाष्प वायु या ऑक्सीजन में मिलकर अब यहाँ से क्या होगा, यही वाष्प क्या होगा, वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करता है। ऑक्सीजन या वायु, वायु में तो सारा गैस है ही, तो वायु ग्रहण कर ले तो सभी हो जाएगा, ऑक्सीजन ले लेता है, वायु या ऑक्सीजन में जलकर ज्वाला उत्पन्न। जैसे ही दोनों यानी कहने का अर्थ यही वाष्प जो है ऑक्सीजन या वायु में मिलेगा तो एक ज्वाला उत्पन्न करता है, और इसी ज्वाला को हम लोग कहते हैं क्या, मोमबत्ती का ज्वाला क्षेत्र कहते हैं। तो देखो मोमबत्ती का ज्वाला क्षेत्र कौन सा भाग है, तो ये वाला भाग क्या है, मोमबत्ती का ज्वाला क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। तो ये भाग क्या कहलाता है, मोमबत्ती का ज्वाला क्षेत्र कहलाता है। कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मोमबत्ती की ज्वाला में अगर दिक्कत है तो बताओ। तो देखो मोमबत्ती एक ऐसा प्रोसेस, मोमबत्ती जलाने में एक ऐसा प्रोसेस होता है जो उस पदार्थ के तीनों अवस्था फॉलो करता है। एक तो पहला ठोस है ना, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। अच्छा एक चीज़ बताओ, जब पदार्थ की अवस्था की बात कर रहे हैं तो पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, 3, मुख्य रूप से 3, लेकिन हम लोग काउंट कितना करते हैं, 5 करते हैं। एक तो प्लाज्मा हो गया और 5वां क्या हो गया, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। तो ये 9th में है,
ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखना है। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, प्लाज्मा। पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो ये सब बात ध्यान में रखना है। ठीक है, ये सब बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो इसमें पदार्थ के तीनों अवस्था फॉलो होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लिए कि मोमबत्ती का ज्वाला क्या है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं है तो हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि मोमबत्ती में ज्वाला की बनावट, जो मोमबत्ती का ज्वाला बना उसकी बनावट कैसी है। ठीक है, तो मोमबत्ती में ज्वाला की बनावट की अगर बात करें तो मोमबत्ती की ज्वाला में बनावट 3 भाग होती है। कितने भाग होती है? 3 भाग होती है। चलो अब आगे देखते हैं। आगे क्या है, अगला अगर हम बात करते हैं तो आगे क्या है, यहाँ हम मोमबत्ती की ज्वाला समझ में आ गया कि मोमबत्ती का ज्वाला क्या होता है, ये बात समझ में आ गया। जब मोमबत्ती की ज्वाला समझ में आ गया तो नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखते हैं तो क्या है, मोमबत्ती की ज्वाला की बनावट। तो मोमबत्ती की ज्वाला की बनावट देखो, मोमबत्ती की ज्वाला की बनावट अगर देखें तो मोमबत्ती देखो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि 3 भाग है। पहला है ना, अगर इसको लिखना चाहें, सॉरी देखो, ये पहला भाग हो गया जो प्रकाशहीन कहलाता है। दूसरा भाग प्रकाशमान। तीसरा भाग केंद्रीय मंडल, है ना। तो जो देखो केंद्रीय मंडल सबसे अंदर वाला भाग, यानी ये वाला भाग, अगर यहाँ पर हम नंबर डिनोट करें तो देखो यहाँ जैसे जैसे हम किए हैं तो नंबरिंग यहाँ भी करते हैं। देखो ये तो हो गया 1 नंबर, भगवान, ये 1 नंबर हो गया, ये हो गया 2 नंबर, ये हो गया 3 नंबर। ये दिख रहा है? ये 3 नंबर हो गया। तो प्रकाश यानी मोमबत्ती का जो बनावट है ये 3 होता है। कौन कौन होता है? प्रकाशहीन मंडल, दूसरा प्रकाशमान मंडल, तीसरा केंद्रीय मंडल। तो देखो यही चीज़ यहाँ पर है कि पहला अगर देखें तो पहला क्या है, प्रकाशहीन मंडल, दूसरा प्रकाशमान मंडल, तीसरा केंद्रीय मंडल। यानी मोमबत्ती की ज्वाला की जो बनावट है कितने प्रकार से होते हैं? 3 प्रकार से होती है और 3 भाग होते हैं। तो पहला अगर बात करें प्रकाशहीन मंडल, दूसरा प्रकाशमान मंडल, तीसरा केंद्रीय मंडल। ठीक है, तो मोमबत्ती की ज्वाला की बनावट समझ में आ गया। ठीक है, कितना होता है? 3 होता है। कौन कौन होता है ये भी समझ में आ गया। अब तीनों के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो तीनों के बारे में अगर देखें तो पहला भाग है प्रकाशहीन मंडल। तो प्रकाशहीन मंडल, इस भाग में मोम का वाष्प का पूर्ण दहन होता है। यानी प्रकाशहीन मंडल यानी ये सबसे बाहरी लेयर होता है, यानी मोमबत्ती की ज्वाला जो होता है उसकी सबसे बाहरी लेयर होता है। देखो समझो, ये अगर हम बात करें प्रकाशहीन मंडल, ये तो क्या है? बाहरी लेयर है। यहीं पर वाष्प और ऑक्सीजन क्या होता है? मिल के जो है ज्वाला उत्पन्न करता है। तो यही वाला क्षेत्र क्या है? प्रकाशहीन मंडल है। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होती है। यहाँ पर ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलता है। यहाँ ऑक्सीजन पूरी मात्रा में मिलता है, जिसके कारण क्या, इसका कलर क्या आता है? ये सबसे गर्म भाग है और ये ज्वाला का क्या है? सबसे गर्म भाग है। और गर्म भाग अभी जस्ट बताया प्रकाशहीन मतलब जहाँ क्या ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति हो रहा है तो उसका कलर कैसा होगा? नीला होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस ज्वाला के कलर कैसा होगा? नीला होगा। कैसा होगा? नीला होगा। ये बात भी ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये पूरी तरह से प्रकाश नहीं देता है, यानी ये प्रकाशहीन होता है। ठीक है, लेकिन ये सबसे गर्म क्षेत्र है। प्रकाशहीन क्षेत्र अगर मान लिया जाए, अगर देखो मोमबत्ती जला रहा है ना, तो अगर ऊपर अगर रखेगा ना तो हाथ जल जाएगा, अगर बीच से भी उंगली गुजारेगा ना तो नहीं जलेगा। और देखता है मोमबत्ती को हाथ से भी बुझा देता है। रीजन क्या है? वो सबसे लो क्षेत्र होता है। तो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये वाला भाग क्या होता है? इसका कलर कैसा होता है? नीला। ज्वाला का कलर नीला होता है। अगला अगर देखें प्रकाशमान, तो प्रकाशहीन मंडल समझ में आ गया ना, तो इसमें तो कुछ है नहीं। प्रकाशमान भी हम पीछे समझा चुके हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा समझाने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब प्रकाशमान मंडल अगर बात करें, इसमें ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति होता है। पीछे तो हम समझा चुके हैं कि जिसमें ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति होगा वो प्रकाशमान, जिसमें ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होगा प्रकाशहीन होगा। ठीक है, तो लेकिन क्या है, मोम का वाष्प का अपूर्ण, इसमें जो हम मोम का जो वाष्प होता है ना, यहाँ अपूर्ण दहन होता है। क्योंकि अपूर्ण दहन होता है, रीजन क्या है? यहाँ ऑक्सीजन पूरी
तरह से नहीं मिल पाता। अब जब पूरी तरह से ऑक्सीजन या वायु नहीं मिलेगा तो क्या होगा, यहाँ ऑक्सीजन यानी ईंधन का पूर्ण दहन होगा, नहीं होगा। अब नहीं होगा तो यहीं पर क्या होता है, कार्बन के कण आके मिल जाता है, और कार्बन के कण मिल जाता है तो यह क्षेत्र ज्वाला का सबसे बड़ा भाग होता है, ये ज्वाला का सबसे बड़ा भाग होता है। और ये क्या होता है, पीला प्रकाश होता है। अब देखो पीछे ही प्रकाशमान मंडल में हम पढ़ाए थे ना, देखो देख ही लो, देखो प्रकाशमान मंडल, इसका कलर कैसा हो जाता है, पीला रंग, और क्या होता है, प्रकाश निकलता है। यहाँ पर क्या होता है, कार्बन कण मिश्रित हो जाता है, तो कार्बन कण मिश्रित होने के बाद क्या होता है, चमकने लगता है। तो यहाँ भी वही बात होता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, सूक्ष्म कण उपस्थित होता है जिससे ज्वाला सबसे बड़ा भाग होता है, और इसमें प्रकाश पीला प्रकाश निकलता है। और इसका ज्वलन ताप कैसा होता है, मृदुल होता है, यानी मॉडरेट लेवल का होता है, उतना कोई खास गर्म नहीं होता है, ठीक है। लेकिन सबसे गर्म भाग कौन होता है, तो प्रकाशीय मंडल होता है, यानी सबसे ऊपर यानी बाहरी लेयर जो होता है क्या होता है, गर्म क्षेत्र होता है। तो ये दोनों पार्ट समझ में आ गया। प्रकाशीय मंडल क्या है, प्रकाशमान मंडल क्या है, ये बात तो समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। तो अगर हम अगला पॉइंट देखते हैं, केंद्रीय मंडल। तो केंद्रीय मंडल क्या है, तो देखो इसका कलर क्या होता है, नीला होता है। पहले बात ध्यान देना, इसका कैसा होता है, नीला होता है। इसका कैसा होता है, नीला होता है। इसमें बिना जले हुए मोम को के वाष्प रहता है, यानी इसमें क्या होता है, बिना जला हुआ मोम के वाष्प रहता है। यह बत्ती के घेरे रहता है, यह बत्ती को क्या है, घेरे रहता है। अब देखो केंद्रीय मंडल क्या है, तो प्रकाशहीन मंडल और प्रकाशमान मंडल के बीचों बीच होता है। इसका केंद्रीय मान जो है प्रकाशमान मंडल से क्या है, घेरा हुआ है, घेरा हुआ है ना, ये वाला प्रकाशमान है, ये प्रकाशमान है, और इसके यहाँ ये अंदर में है। तो कहने का अर्थ ये क्या है, घेरा हुआ रहता है। प्रकाशमान मंडल क्या होता है, घेरा हुआ रहता है, ठीक है। तो जब घेरा हुआ रहता है तो अगर देखें तो इसमें दहन की क्रिया नहीं होती है, यहाँ पर जलता ही नहीं, ईंधन क्या होता है, जलता ही नहीं है। जब ईंधन नहीं जलेगा तो एक चीज़ बताओ, इसमें ईंधन दहन की क्रिया नहीं होती, क्योंकि यहाँ बार ऑक्सीजन का संपर्क में ही नहीं आता। क्योंकि दहन तभी संभव है जब ऑक्सीजन या वायु मिलेगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन या वायु मिलेगा ही नहीं, तो क्या ऑक्सीजन का यानी कहने का अर्थ ईंधन का दहन होगा, मोम का दहन होगा, नहीं जलेगा। और नहीं जलने के कारण इसलिए इस भाग का अदहन क्षेत्र कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अदहन क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मोमबत्ती का दहन होता ही नहीं है, यानी मोमबत्ती जलता ही नहीं है। इसी कारण इसको क्या कहते हैं, मोमबत्ती का अदहन क्षेत्र कहते हैं। और यह ज्वाला का इस क्षेत्र का ताप सबसे कम होता है। यहीं से जो हम लोग क्या करते हैं, जब भी मोमबत्ती बुझाते हैं, हाथ से बुझाते हैं, तो क्या होता है, नीचे सबसे नीचे पकड़ते हैं और दबा देते हैं। तो उससे क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, मोमबत्ती जलता नहीं है। जब जलता नहीं है तो यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ही कम होगा, और जब कम होगा तो हाथ जलेगा भी नहीं। वही अगर मोमबत्ती ऊपर से बुझाना चाहे, बुझ जाएगा, नहीं बुझेगा, हाथ जल जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों पार्ट समझ में आ गया। तो हम लोग मोमबत्ती के बारे में क्या क्या देख लिए, मोमबत्ती के बारे में क्या क्या देख लिए, अब देख लेते हैं। तो देखो मोमबत्ती से रिलेटेड अगर हम बात करें तो मोमबत्ती का ज्वाला क्षेत्र क्या है, ये देख लिए, ठीक है। मोमबत्ती जो है ज्वलनशील पदार्थ है, ये भी देख लिए। मोमबत्ती किसका बना होता है, मोम का बना होता है। यह क्या है, ठोस हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। मोमबत्ती जलाने पर मोम पिघल कर जो है ऊपर चढ़ता है, वाष्प में परिवर्तित होकर जो है ऑक्सीजन में ज्वाला उत्पन्न करता है, इसे मोमबत्ती का ज्वाला क्षेत्र कहते हैं। तो ये बात भी देख लिए, ठीक है। मोमबत्ती की ज्वाला की बनावट कितनी होती है, 3 होती है, प्रकाशहीन, प्रकाशमान और प्रकाश केंद्रीय मंडल। हम ये तीनों पॉइंट देख लिए थे, यानी ज्वाला की बनावट 3 होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये तीनों क्या है, प्रकाशहीन मंडल क्या है, ये देख लिए। प्रकाशमान मंडल क्या है, ये भी देख लिए। केंद्रीय मंडल क्या है, देख लिए। इसका कलर कैसा होता है, पीला। इसका कलर कैसा होता है, नीला। इसका कलर कैसा होता है, हल्का नीला होता है। तो कहने का अर्थ ये चीज़ हम मोमबत्ती के बारे में देख लिए। अब हम देखते हैं द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, एलपीजी। क्या बोलते हैं, एलपीजी बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन, ब्यूटेन का फार्मूला क्या होता है, C4H10, ये छूट गया है ना। तो ये ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन होता है ना। C4H10, 10 को यहाँ लिखा गया है, ये 0 लिखा दिया, यहाँ 10 होगा, क्या होगा, C4H10 होगा। तो इसको मिटा ही दो पहले, है ना।
C4H10 होता है, ठीक है, C4H10। अब चलो आगे देखते हैं। अब क्या है कि प्रोपेन यानी पेट्रोलियम गैस, ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन का मिश्रण यानी तीनों का मिश्रण होता है, लेकिन इसका मुख्य अवयव जो होता है सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या चीज़ होता है, ब्यूटेन होता है। अब यहाँ पर बात रखना है क्या, यहाँ पर देखो यानी ये पेट्रोलियम जो है मुख्य रूप से किसका किसका मिश्रण है, ब्यूटेन है, प्रोपेन है और एथेन का मिश्रण होता है, लेकिन इसमें मुख्य अवयव यानी सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या चीज़ होता है, ब्यूटेन होता है। अब देखो यही तीनों को अगर हम दाब बढ़ाने पर, अगर पेट्रोलियम को हम दाब बढ़ाते हैं जैसे ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन, आसानी से क्या होता है, द्रवीभूत हो जाता है यानी आपस में मिल जाता है। जैसे ही उसको तीनों को मिला के अगर तीनों का प्रेशर हम बढ़ाते हैं, तीनों का दाब अगर बढ़ाते हैं तो ये तीनों आपस में क्या होता है, मिल जाता है, और यही मिला हुआ द्रव जो है क्या कहलाता है, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस कहलाता है, और इसी को क्या कहते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब जो एलपीजी हम लोग जो घर में इस्तेमाल करते हैं उसी को, जैसे खाना बनाने के लिए जो सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है वही क्या होता है, एलपीजी होता है। तो वो एलपीजी गैस हम कहते हैं गैस है, लेकिन वो किस फॉर्म में होता है, क्योंकि कोई भी गैस को जो है हम प्रेशर बढ़ा के ही उसको लिक्विड फॉर्म में डाल के ही हम सिलेंडर में बंद कर सकते हैं, अन्यथा जो है वो गैस को, किसी भी गैस को हम कोई भी बर्तन में नहीं बंद कर सकते हैं, यानी गैस को बंद नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखना। तो प्रेशर बढ़ा के हम उसको क्या करते हैं, गैस को दर में बदलते हैं, दर्व को में बदलने के बाद उसको बर्तन में रखते हैं यानी गैस सिलेंडर में भर के, और खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो यह खाना बनाने के लिए उपयोग में आने वाली सामान्य गैस है। एलपीजी के जलने की निम्नलिखित अभिक्रिया होती है, यानी जब एलपीजी जलता है तो क्या क्या चीज़ होती है उसके बारे में देखते हैं। तो जब देखो एलपीजी क्या है, C4H10, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, जल निकलेगा और क्या, उष्मा निकलेगा। और हमको क्या चीज़ का ज़रूरत होता है, उष्मा का ज़रूरत होता है, क्योंकि उष्मा निकलेगा तभी क्या होगा, खाना बनेगा। हीट निकलेगा तभी ना, हीट को ही क्या कहते हैं, उष्मा कहते हैं। जब तक हीट नहीं निकलेगा तो क्या खाना बनेगा, नहीं बनेगा। तो हमको एलपीजी से क्या चीज़ का ज़रूरत होती है, उष्मा की ज़रूरत होती है। तो उष्मा निकलती है, उष्मा से क्या होता है, खाना बन जाता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग कहते हैं एलपीजी गैस। तो ये हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दाइन चैप्टर ख़त्म हो गया, ठीक है। तो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर ख़त्म हो गया। तो यहाँ तक अगर हम देखें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का एक एक चैप्टर है ना ख़त्म हो गया, और केमिस्ट्री का अब दूसरा चैप्टर ख़त्म होने वाला है, यानी फिजिक्स का दूसरा चैप्टर ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तो ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा मतलब एक दो दिन अगर छुट्टी भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लास तो पूरी होगा, यानी सब्जेक्ट यानी सिलेबस ख़त्म होगा और बढ़िया से ख़त्म होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे मना वैसे लपेट दो, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाएंगे तो बढ़िया से, नहीं पढ़ाएंगे तो छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, थैंक यू, ठीक है। बाकी जो भी है रेगुलर। अब रही बात एक क्या है कि मैथ छूट रहा है, तो देखो मैथ को कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, स्टार्ट करने का, लेकिन क्या है कि टाइम का बड़ा इशू चल रहा है, जिसके कारण मैथ हो नहीं पा रहा। तो हम सोच रहे हैं कि मैथ अगर 1 महीना 1.5 महीना बाद भी स्टार्ट होगा तो मैथ हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। 1 घंटा नहीं 1.5 घंटे पढ़ा के कहानी ख़त्म, ठीक है। अगर मान लिया जाए कल, अगर आज अगर टाइम मिलता है, आज तो रेस्ट टाइम मिलेगा, मतलब अभी कितना बज रहा है, तो अभी बज रहा होगा 3, लगभग 3 बज रहा होगा। तो कोशिश करते हैं, ठीक है, मैथ का आज स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो मैथ का आज आएगा वीडियो, है ना, मैथ का आज आएगा, शुरुआत करेंगे, ठीक है। वो जो एक वीडियो डाले थे छोटा, वो सैंपल के तौर पर था, वो कोई ख़ास नहीं था। आज हम पूरी डिटेल से हम देखेंगे कि वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या में क्या क्या चीज़ आता है, हर एक चीज़ को हम आसान से समझेंगे। उसके बाद समझने के बाद जो है हम फिर यानी कि देखो वास्तविक संख्या
से रिलेटेड सारा पॉइंट हम देख लेंगे। उसके बाद हम सिर्फ चैप्टर देखेंगे, 1 का ABCD जो भी है। तो चैप्टर ख़त्म करने में कोई दिक्कत नहीं, एक दिन में एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, 1 का ये ख़त्म हो जाएगा एक दिन में, या एक दिन नहीं लगे 2 दिन लगे, है ना। तो कहने का तो कोई दिक्कत नहीं, समझना ज़रूरी है ना। तो अगर समझ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ रहा है तो अगर रोज़ भी मान लो पढ़ा दें कोई फ़ायदा नहीं है। रोज़ अगर मान लो कि समझ में ही नहीं आ रहा तो पढ़ने या ना पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरा काम है समझाना, अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत सारा, है ना। तो यहीं तक रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।